नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे थे स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो हमने पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रभाषा के बात पर विवाद हुआ और किस प्रकार से राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई है। क्योंकि हमने पहले देखा कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयास हुआ, अलग अलग चीज़ों पर प्रयास हुआ, योजनाएं बनी, देश के विकास के लिए योजनाएं बनी, साथ ही साथ चुनाव के लिए योजनाएं बनाई, निर्वाचन आयोग को सशक्त किया गया और इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उन्होंने देश के विकास में बहुत सारा काम किया, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब बात आती थी भाषा की, क्योंकि हम जानते थे कि जो राज्यों का निर्माण हुआ था वो भाषा के आधार पर किया गया था। अब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं थी और अलग अलग संख्या में इसको बोलने वाले लोग। और हमारा देश जो है बहुत विशाल है, बहुत विशाल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने अलग अलग कार्यकलापों के लिए, पढ़ाई लिखाई, जीवनोपार्जन और अन्य चीज़ों के लिए यहाँ से वहाँ जाते रहे हैं। तो इसके कारण देश में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तब इसका जो मुख्य कारण हुआ कि देश में कुल मिलाकर इतनी सारी भाषा और बोलियां हैं जिनकी हिसाब लगाना भी बहुत मुश्किल है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। जो भारत की जनसंख्या है आज की स्थिति में विश्व में दूसरे नंबर पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो कि यहाँ वहाँ फैले हुए। और इसी प्रकार की स्थिति उस समय भी हुई थी जब देश आज़ाद हुआ था और एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चयन किया जा रहा था। राष्ट्रभाषा अर्थात पूरे देश की भाषा। और जैसा हम जानते हैं कि देश में बहुत सारे राज्य हैं और इसके लिए किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए इसके लिए बहुत सारी बहस हुई। तो जब संविधान सभा में बहस हुआ तो इसका परिणाम ये निकला कि कोई एक भाषा पर लोगों की सहमति नहीं बन पाई। तो लोगों ने विचार किया कि अंग्रेजी को 15 वर्ष तक उपयोग किया जाएगा सरकारी कामकाज में। अंग्रेजी का स्थान, अंग्रेजी को हिंदी के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा और 15 साल के बाद इस पे विचार किया जाएगा कि कौन सी भाषा जो है उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो जब 1965 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई तब इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बहुत सारे लोग थे जो कि अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे। कोई तमिल बोलता था, कोई तेलुगु बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था और कहीं पे हिंदी का प्रयोग होता था। इस प्रकार से बहुत सारी भाषाएं थी। तो इसके कारण से पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध होने लगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव गैर हिंदी क्षेत्रों में होने लगा जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता था। तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता था। अब जो भाषाएं वहाँ पे बोलते थे और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ। जो तमिलनाडु था वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया और इसके कारण बहुत सारे आंदोलन होने लगे, धरना प्रदर्शन और अलग अलग तरह घटनाएं होने के और लगभग 70 लोग जो थे वो मारे गए। अब ये एक तरह से जो आंदोलन था और बहुत ज़्यादा वो हिंसात्मक रूप लेने लग गया था। और कांग्रेस जो था, जो तमिलनाडु में जो कांग्रेस के लोग थे खुद इस मुद्दे पर बढ़ गए थे। तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इसके कारण इस्तीफा दे दिया। हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगे और तमिलनाडु के लोगों का कहना था कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो थे उस समय उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी पे थोपी नहीं जाएगी, जिसको जो भाषा का उपयोग करना है वो करेंगे, राष्ट्रभाषा किसी भाषा को नहीं बनाया जाएगा। हाँ, हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया जिसमें ये उपयोग किया गया कि अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए
और इसके साथ साथ इसमें भी जब आश्वासन दिया गया तो भी आंदोलनकारी यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुए आश्वासन के बावजूद। और जब 1967 में विधानसभा चुनाव हुआ तमिलनाडु में, तो मुख्य तौर पे इसी मुद्दे के कारण ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और फिर सरकार ने अधिनियम में कुछ संशोधन किया और इसमें संतुष्ट कराने की कोशिश की गई कि किसी भी भाषा को जो राज्य हैं वो चयन कर सकते हैं अपनी राजभाषा, किसे वो मानेंगे उसे मान सकते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। और ये भी व्यवस्था दी गई कि जो राजभाषा है, राजभाषा अर्थात जो भाषा वहाँ पे राज्य को जो भाषा बोलना है जिसको वो अधिकृत करते हैं, उसमें किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा जिसका वो प्रयोग करना चाहें उसको उपयोग कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि विकास का कार्य होना चाहिए, इस प्रकार के जो प्रदर्शन है, हिंसात्मक गतिविधियां हैं वो ना हो, इस प्रकार की बातें की गई। और इसके बाद राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया। आज के समय में हम देखते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग किया जाता है सरकारी कामकाज में, और प्रोत्साहन दिया जा रहा है हिंदी को कि अधिक से अधिक लोग चूंकि हिंदी बोलते हैं तो अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग कर सके। लोग समझते हैं हिंदी को, चूंकि जो साउथ के क्षेत्र हैं वहाँ पे हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को अच्छे से समझा जाता है तो वो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राजभाषा मानी गई है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी के कामकाज बहुत हद तक होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकारी नियमों में ये व्यवस्था की जाती है कि सभी भाषा के लोगों को समझा जा सके, जिस क्षेत्र में जिस भाषा की प्रमुखता है। यदि कोई वेबसाइट भी बनती है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सरकारी आदेश जो निकलते हैं, वो भी व्यवस्था की गई है कि सभी भाषाओं में उसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह के कार्य करने वाले लोग हैं, तो मल्टीलैंग्वेज जो चीज़ें होती हैं उसका अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ये चीज़ें जो है संविधान सभा में भी बहस के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रकार का यदि विरोध हो रहा है तो क्षेत्रीय भावनाओं के अनुरूप क्षेत्रीय दल जो हैं यदि वो सत्ता में आते हैं और वहाँ के लिए नियम उनको बनाना है, अपने राज्य के लिए नियम बनाना है, तो उनके द्वारा बनाए गए नियम वहाँ पे पालन होंगे। और जो यहाँ पे प्रारंभ में हम देखते हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग किया गया, 15 वर्षों तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे और आवेदन पत्र और अन्य प्रकार की चीज़ें भी होती थी तो वो अंग्रेजी में लिखी जाती थी। 1965 तक ये चला और फिर 1965 में ये प्रयास किया गया कि इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसमें सदन में भी जो था वो बहुत बहस हुआ और इसके बाद फिर गैर हिंदी क्षेत्रों में विरोध हुआ, तमिलनाडु इत्यादि के मामले आए और इन सब के बाद में अंततः परिणाम भी देखा गया कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लोगों की जन भावनाओं पे है और उसी का प्रभाव चुनाव में भी पड़ा। और इन सब के उपरांत अंत में जो भाषाएं हैं वो बनाई गई लोकल स्थानीय स्तर के आधार पे। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भाषाएं हैं जो कि राजभाषा का काम करती हैं। राज्य और बढ़ भी गए हैं तो राज्य के बढ़ने के बाद उनको ये व्यवस्था दी जाती है कि वो अपनी राजभाषा चुन सकते हैं, अपने राजकीय पशु पक्षी ये सभी का चयन वो कर सकते हैं। राजकीय जो होते हैं अर्थात राज्य स्तर पे दो स्तर होते हैं बच्चों कि एक तो हमारा राष्ट्रीय स्तर होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के चिन्हों की पहचान होती है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है। तो वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, जैसे भारत के लिए होगा दो तरह का होता है। और ये बनाया गया है कि इस प्रकार से लोग काम कर सकें। तो बच्चों इसे आप जरूर देखिएगा कि क्या है।
तो आप इसे खुद से भी करके देखिएगा कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय भाषा, चूंकि राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है तो यहाँ आप कुछ नहीं चुनेंगे, राष्ट्रीय गान कौन सा है, उसी प्रकार से आपका जो राज्य होगा। और इसके अलावा अलग अलग राज्य जो हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजकीय जो चिन्ह हैं, वहाँ पे राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये इस प्रकार से आप जरूर देखिएगा कि किस किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आप एक बार अपना प्रोजेक्ट भी बना लीजिएगा बच्चों, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी कि इस प्रकार से लोग अलग अलग चीज़ों का चयन करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, पशु पक्षी भाषा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस प्रकार से माना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है हमारा, उसी प्रकार से सभी चीज़ों के लिए अलग अलग बनाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है, राष्ट्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ज़रूर देखिएगा आप। और इसमें आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करेंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।